मैं देवेंद्र पटेल विगत कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ और आजीवन गणित के उत्कृष्ट शिक्षण के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मेरे विवेक के अनुसार गणित की यह सेवा उन महान गणितज्ञों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने गणित की एक एक खोज के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। विद्यार्थियों, आपका टॉपिक इस समय चल रहा है क्लास 11th का दूसरा चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस का टॉपिक है आपका। और रिलेशंस और फंक्शंस इस टॉपिक में दो टॉपिक हैं, एक टॉपिक है रिलेशंस और दूसरा पार्ट है फंक्शंस का। तो पहला पार्ट रिलेशंस आपने पूर्ण रूप से समाप्त कर लिया है। मैं यहाँ पे फंक्शंस की शुरुआत करने जा रहा हूँ और जो ये पहला वीडियो है फंक्शन का, जो पहला वीडियो आने वाला है आपके सामने, ये वीडियो 11th या 12th दोनों क्लास के विद्यार्थियों के लिए यूजफुल होगा, क्योंकि सबसे पहला वीडियो जो मैं दे रहा हूँ इसमें फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन का डोमेन, फंक्शन का रेंज, कुछ नोट पॉइंट्स, ये सारी बातें क्लास 12th में भी पहली बार ऐसे ही बताई जाएंगी, सेम टू सेम। जो मैं नोट्स दूंगा आपको, वो नोट्स भी सेम ही रहेगा, कोई अंतर नहीं रहेगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको नोट्स भी देने वाला हूँ, तो नोट्स में भी आपको सेम चीज़ें लिखनी है, कोई भी अंतर नहीं होगा। उसके बाद अंतर ये आता है कि यहाँ पर जो 11th की बुक है, जो 11th का पैटर्न है, उस पैटर्न में 2 या 3 मुख्य फलनों पे डिस्कशन किया गया है, थोड़ा बहुत संक्षिप्त रूप से। लेकिन क्लास 12th में इसी के आगे क्या हो जाता है कि उसमें बहुत सारे, यानी कि सारे फंक्शन के जितने भी पार्ट हैं सभी फंक्शन के पार्ट्स पे डिस्कशन किया गया है और कम से कम 12 प्रकार के फंक्शंस की बात की गई है उसमें। यहाँ पर केवल 2 या 3 प्रकार के फंक्शंस की बात की गई है, जो कि आपके लिए जैसे मॉडुलस फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, केवल इतने फंक्शंस की ही बात की गई है 11th के पैटर्न में। तो विद्यार्थी ध्यान दें, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि ये पहला पार्ट जो फंक्शंस का है, ये फंक्शन का पार्ट 11th और 12th दोनों के विद्यार्थियों के लिए यूजफुल होगा। शुरुआत करूँगा यहाँ पे फंक्शंस की। तो सबसे पहले मैं फंक्शन को यहाँ पे डिफाइंड करता हूँ, क्योंकि डिफाइंड करने के बाद ही मैं आपको समझाऊँगा इसमें कि फंक्शन वास्तव में होता क्या है। डेफिनेशन, x का y पर फलन f, x क्रॉस y का ऐसा, x क्रॉस y का ऐसा उपसमुच्चय होता है कि x के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब, कि x के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब y के अद्वितीय अवयव पर बने, अद्वितीय अवयव पर बने। इस प्रकार से मैंने लिखा है x का y पर फलन f, x क्रॉस y का एक ऐसा उपसमुच्चय होता है कि x के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब y के अद्वितीय अवयव पर बने। इसी परिभाषा को मैं दूसरे शब्दों में कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, आप जरा समझने का प्रयास करें। अर्थात f के क्रमित युग्मों में, f के क्रमित युग्मों में किन्हीं दो क्रमित युग्मों का, किन्हीं दो क्रमित युग्मों का प्रथम अवयव समान
नहीं हो सकता। इस प्रकार से मैंने लिखा है। आप समझने का प्रयास करें, अर्थात f के क्रमित युग्म आपको पहले से बता चुका हूं। f के क्रमित युग्मों में किन्हीं दो क्रमित युग्मों का प्रथम अवयव समान नहीं हो सकता। इसे f मैप्स फ्रॉम x टू y से निरूपित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, और पढ़ते हैं। इसके कैसे पढ़ते हैं, इसको भी तरीका कई बार लोग गलत तरीके से पढ़ते हैं। कुछ हमने देखा है, कुछ अध्यापक बंधु भी गलत तरीके से इसका पढ़ने का तरीका यूज करते हैं। f टेंड से x टेंड से y कहते हैं, जो कि बिल्कुल निहायत गलत है। यहाँ पे टेंड वगैरह नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है f मैप्स फ्रॉम x टू y, यानी कि x से y पर एक फलन है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। टेंड्स का मतलब होता है अग्रसर होना, वो केवल लिमिट में यूज किया जाता है। तो ऐसा जो भी कह रहा है वो गलत कह रहा है, आपको ऐसा नहीं कहना है। इसे f मैप्स फ्रॉम x टू y से निरूपित करते हैं और पढ़ते हैं f मैप्स फ्रॉम x टू y। इस प्रकार से मैंने पूर्ण रूप से डेफिनेशन आपके समक्ष लिख दिया है। आप ध्यान दें फिर से एक बार, यहाँ पर मैंने लिखा है कहीं पे अद्वितीय। अद्वितीय की इंग्लिश भी यहाँ पर आपको लिखनी चाहिए यूनिक, अन्यथा कुछ लोगों को समझने में दिक्कत आ सकती है। मैंने लिखा कि x का y पर फलन f, x से y, जैसे थोड़ी देर पहले अगर दो दिए गए समुच्चय x और y लिए जाते थे तो x से y पर जो संबंध बनता था उसे मैं कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया करता था, या फिर R1 R2, कुछ भी रिप्रेजेंटेशन तो यहाँ पर फ्री होते हैं, आप जानते हैं। इसी प्रकार से जहाँ पर जो x से y पर फलन बना है उसको मैंने f नाम दिया है, या फिर आप f1 f2 f3 g कुछ भी नाम दे सकते हैं, p कुछ भी नाम दे सकते हैं। कहा गया है कि ऐसा उप समुच्चय होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि x से y पर जो संबंध होता है वो भी उप समुच्चय होता है x क्रॉस y का। लेकिन यहाँ पर जब फलन की बात करता हूँ तब x से y पर जो फलन बनेगा वो भी x क्रॉस y का उप समुच्चय ही बनेगा। लेकिन एक विशेष शर्त यहाँ पर लग गई है। एक विशेष शर्त ये है कि x के प्रत्येक अवयव पर कोई न कोई इमेज बनना ही चाहिए। x के प्रत्येक अवयव का y पर कोई न कोई इमेज बनना ही चाहिए। अगर आपको पूर्ण रूप से आपने अगर रिलेशन पढ़ लिया है तो आपको 100% समझ में आएगा। रिलेशन में ऐसी कोई विशेष बाध्यता नहीं थी कि x के प्रत्येक अवयव का कोई न कोई इमेज y में दिखाया जरूर जाए, लेकिन यहाँ पर इतनी आवश्यक प्रतिबंध है कि x के प्रत्येक अवयव का y के किसी न किसी अवयव पर प्रतिबिंब अवश्य बनना चाहिए, पहली शर्त है। और दूसरी शर्त यहाँ पर यह है कि x के एक अवयव का प्रतिबिंब y के दो अलग अलग अवयवों पर नहीं बन सकता। यानी कि इस चीज़ को हमने एक बार फिर से आपको बता दिया। ये यूनिकनेस की जो कंडीशन है जो यहाँ पर आपके सामने लिखी गई है, उसका मतलब यही होता है कि x के एक अवयव का इमेज y के अलग अलग दो अवयवों पर नहीं बन सकता है। मैं दिखाता हूँ आपको, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे मैं ले लेता हूँ x इक्वल्स टू ले लेता हूँ, लेट x इक्वल्स टू 1 2 3 और सेट y ले लेता हूँ यहाँ पर a b c d। अब यहाँ पर f1 कंसीडर कर रहा हूँ, 1a 2b 3c। f2 यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, f2 इज इक्वल्स टू 1c 2d 3a। f3 कंसीडर कर रहा हूँ, यहाँ पे
1a 1b 2c 3d F4 यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ 1c 2d। उम्मीद करता हूँ कि ये 4 एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ सकते हैं इस फंक्शन की पूर्ण रूप से। जो 2 प्रकार से डेफिनेशन मैंने दिया है आपको, इन दोनों प्रकार की डेफिनेशन को इन 4 एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। मैंने सबसे पहली बात कहा कि यदि x से y के बीच में एक फंक्शन में f1 अगर मैं नाम दे रहा हूँ तो f1 में x के प्रत्येक अवयव का इमेज यहाँ पे बनना चाहिए, यानी कि 1 2 3 बिल्कुल सही है। लास्ट में a b c है कि क्या है, बस लास्ट वाला एलिमेंट यानी कि इसका जो क्रमित युग्मों का जो दूसरा एलिमेंट है उसको केवल एक ही चीज़ ध्यान देना है कि वो एलिमेंट यहाँ पर सेट y से है कि नहीं है, बस ये चीज़ ध्यान देना है। इसकी प्रकार से F2 मैंने लिखा है 1c 2d 3a बिल्कुल सही है, ये भी एक फंक्शन है। यहाँ पे 1a 1b यानी कि 1 का इमेज y के 2 अलग अलग एलिमेंट्स पे बन गया है। y का ये x के 2 एलिमेंट्स यहाँ पे देखें 1 और 1 का इमेज a पे भी बना है b पे भी बना है। मैंने कहा कि अगर ये बात आती है तो फिर इसका मतलब ये फंक्शन नहीं हो सकता है, तो ये F3 जो है ये फंक्शन नहीं है। F4 की बात करता हूँ 1c 2d, ये 1c और 2d तो सही है, 1 और 2 का इमेज आपका F4 में है, लेकिन 3 का इमेज यहाँ पे नहीं बनाया गया है। 3 का इमेज न होने की वजह से F4 एक फंक्शन को x से y पर एक फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। फिर से बता रहा हूँ, टॉपिक कई बार विद्यार्थी बहुत कठिन महसूस करते हैं और ज़्यादातर एक समस्या आपको कड़वा सच बता रहा हूँ कि एक समस्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा आती है कि कई बार अध्यापक बंधु भी बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं हो पाते हैं। लोग पढ़ाने से बचना चाहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इस टॉपिक को समझाने के लिए, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई समस्या नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सब कुछ एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। आप ध्यान दें फिर से, अगर मैं आपको कहूँ कि एक वेन आरेख के अकॉर्डिंग बताऊँ तो बहुत अच्छा आपके समझ में आने वाला है। जैसे ये सेट x है और ये सेट y है, इसके मैपिंग को मैं F3 वाले मैपिंग को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। F3 x के एलिमेंट्स 1 2 3 बताए गए हैं और y के एलिमेंट्स a b c d बताए गए हैं। आप जरा F3 को यहाँ पर एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करें। ये बात पीछे रिलेशन में आपको बताई जा चुकी है, एरो डायग्राम कैसे बनता है। 1 का इमेज A पे बना, ये बना दिया मैंने, और 1 का इमेज B पर भी बन गया। इसी प्रकार से 2 का इमेज C पर बना है और 3 का इमेज D पर बन गया। तो यहाँ पर जो 1 का इमेज A और B दोनों पे बना है, ये स्थिति जब भी बनेगी तब इसका मतलब ये फंक्शन नहीं हो सकता। अब तो विद्यार्थियों को पहचानने में कोई समस्या नहीं है। मेरा विचार है कि विद्यार्थी फटाफट इसे कई प्रकार के फंक्शन बना के पहचान सकते हैं कि कोई दिया गया जो x क्रॉस y का उप समुच्चय है, ये सभी क्या हैं, F1 F2 F3 F4 क्या हैं, ये x क्रॉस y के उप समुच्चय हैं। और वास्तव में x क्रॉस y में कितने एलिमेंट्स होंगे आप जानते हैं, 4 3 जा 12, x क्रॉस y में 12 एलिमेंट्स होंगे, लेकिन यहाँ पर संबंध को बनाने के लिए केवल इतने एलिमेंट्स को ही यहाँ पर रखना पर्याप्त होता है, जिस प्रकार से आपने समझा है सारी संबंध फलन को बनाने के लिए। तो अभी तक जो आपने समझा उसको पूर्ण रूप से अब आप अपनी कॉपी पे लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आगे बात करूँगा फंक्शन के कुछ नोट पॉइंट्स की। ध्यान दें, ये नोट पॉइंट्स पर बढ़ने से पहले मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आप ध्यान दें कैसे ब्रह्मास्त्र बनाता हूँ। यहाँ पे जैसे एक सेट
ये ए ले लें या एक्स ले लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये सेट हम बी ले रहे हैं तब। और यहाँ पर एक्स ए से बी में एक फंक्शन एफ ले रहा हूँ, यहाँ पर ले रहा हूँ 1 2 3 4, यहाँ पे ले रहा हूँ ए बी सी डी, ई ले लेता हूँ, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे मैंने कर लिया है। आप ज़रा देखें यहाँ पर 1A और उसके बाद 2C 3C 4D इस प्रकार से एक मैपिंग बना रहा हूँ। उसके बाद इसको F1 नाम दे देता हूँ और इसी सेट A से सेट B पे सेट नहीं बदलने वाला हूँ, ये सेट A है, ये सेट B है, यहाँ पे मैपिंग केवल बदली जाएगी जैसे पिछले अभी मैंने बताया आपको 1 2 3 4, यहाँ पे A B C D E, यहाँ पे 1C ले रहा हूँ और उसके बाद 3D ले रहा हूँ और 3E ले रहा हूँ, 4B ले रहा हूँ और 2A ले रहा हूँ। आप ज़रा समझने का प्रयास करें, जब यहाँ पर 2 का इमेज C पे है और 3 का इमेज भी C पर है, तो एक यहाँ पर एक पाइप आप कंसीडर करें, एक पाइप कंसीडर करें, 2 और 3 का इमेज C पर बना तो ये फंक्शन हो सकता है, ये फंक्शन है। और अगर पाइप इस प्रकार से बन गया, ज़रा समझने का प्रयास करें, तो 3 का इमेज D पे बनाया गया है, 3 का इमेज D पर है और 3 का इमेज E पर भी बनाया गया है। यहाँ पे पाइप अगर देखें तो संकरे से चौड़ा हुआ और यहाँ पर मैंने आपको पहले से बता रखा है कि ये मैपिंग नहीं हो सकती, ये फंक्शन नहीं हो सकता। फंक्शन का दूसरा नाम मैपिंग है, मैपिंग कहें या फंक्शन कहें, मैपिंग का मतलब प्रतिचित्रण। तो विद्यार्थी बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं कि मैपिंग और फंक्शन क्या क्या है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, सब एक है। तो यहाँ पर देखें जब पाइप चौड़े से संकरा हुआ तो इसका मतलब ये मैपिंग बनेगी, अगर पाइप संकरे से चौड़ा हुआ तो इसका मतलब ये मैपिंग नहीं बनेगी। अब इनको आप एक प्रकार से ब्रह्मास्त्र समझें, क्योंकि जब आप अभी तमाम प्रकार की मैपिंग से जब आप सीखेंगे, यहाँ पर तो फिलहाल ज़्यादा मैपिंग्स हैं नहीं, जब आप क्लास 12th में सीखेंगे तो आपको यहाँ पर ये ब्रह्मास्त्र हमेशा के लिए ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी और मैपिंग्स के एग्जाम्पल्स बनाने में बहुत आसानी होगी। चलिए फ़िलहाल एक बार फिर से, पाइप चौड़े से संकरा तो मैपिंग है, संकरे से चौड़ा तो मैपिंग नहीं है। आगे बढ़ता हूँ और मैंने कहा कि कुछ नोट पॉइंट्स देने वाले हैं हम। नोट 1 में यहाँ पे लिखूँगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि x से y में फलनों की संख्या कितनी होती है। x से y में फलन, जैसे मैंने संबंध पहले आपको बताया था कि x से y पर संबंधों की संख्या कितनी होती है, इसी प्रकार से जैसे मैं लिखता हूँ यदि NA बराबर M, यानी कि समुच्चय A में M एलिमेंट्स हैं, NB बराबर N यानी कि सेट B में N एलिमेंट्स हैं, तो A से B में फलनों की कुल संख्या बराबर n टू पावर m होती है, n टू पावर m। तो अगर कोई पूछे कि यहाँ पे सेट A में 4 एलिमेंट्स हैं और सेट B में 5 एलिमेंट्स हैं, तो A से B में कितनी होगी फलनों की संख्या, तो आप क्या कहेंगे 5 टू पावर 4। 5 टू पावर 4 यहाँ पर फलनों की संख्या हो जाएगी। 5 टू पावर 4 को आप सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, आगे बढ़ूँगा नोट 1 के बाद। नोट 1 के बाद नोट 2 की बात करूँगा कि प्रत्येक फलन एक संबंध होता है।
लेकिन प्रत्येक संबंध एक फलन नहीं हो सकता है। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। विद्यार्थी इसको कई बार मैंने सुना है, रोड से आते जाते हुए विद्यार्थी इस पे डिस्कशन करते रहते हैं कि प्रत्येक फलन संबंध होता है, प्रत्येक संबंध फलन होता है। आपको इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं होती, क्योंकि विद्यार्थी अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि पता नहीं प्रत्येक फलन संबंध होता है, ये पता नहीं प्रत्येक संबंध फलन होता है। यहाँ पर कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं होगी। प्रत्येक फलन एक संबंध होता है, परंतु प्रत्येक संबंध फलन नहीं हो सकता, फलन नहीं हो सकता। ये दूसरा नोट पॉइंट है। मैंने लिखा कि प्रत्येक फलन एक संबंध होता है। भाई आप समझने का प्रयास करें, 100% समझ में आएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे। आप जानते हैं कि फलन क्या होता है। ए से बी में फलन क्या होता है, ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है, और ए क्रॉस बी का कोई भी उपसमुच्चय होगा वो रिलेशन जरूर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक फलन एक संबंध जरूर होगा, लेकिन प्रत्येक संबंध फलन इस वजह से नहीं होगा क्योंकि फलन में एक विशेष शर्त यहाँ पे जुड़ी होती है। एक या दो विशेष शर्तें जुड़ी होती हैं। पहली शर्त ये होती है कि इधर का कोई भी एलिमेंट छोटा नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त ये होती है कि ये कंडीशन नहीं बननी चाहिए, यानी कि 3 का इमेज 2 एलिमेंट्स पे नहीं बन सकता। ये 2 शर्तें जो हैं कि वो रिलेशंस को फंक्शन नहीं बनने देंगी, लेकिन फंक्शन को रिलेशन हमेशा बन जाना है यहाँ पे। तो ये 2 विशेष नोट पॉइंट्स हुए हैं, इनको विद्यार्थी बहुत अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और मैं आगे बताता हूँ फंक्शंस के डोमेन, रेंज और कोडोमेन की। तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से ही बताता हूँ। फिलहाल नोट्स में आपको पूरा कंप्लीट रूप से दे दिया जाएगा कि आपको लिखना क्या है, आपको कॉपी नोटबुक आपको कैसे तैयार करनी है, वो मैं आपको नोट्स के अकॉर्डिंग दे दूंगा। लेकिन यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। जैसे मैं इसको सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। इस F1 को, हमारे पास जगह यहाँ पे है F1। F1 हो जाएगा यहाँ पे 1A 2C 3C और 3C के बाद एक और आता है यहाँ पे 4D। आप देखें ये F1 हो गया है। इस F1 का जो डोमेन होगा वो हमेशा प्रथम अवयव होंगे। इसके 1 2 3 4 इसके डोमेन कहे जाएंगे। डोमेन ऑफ F1 इक्वल्स टू 1 2 3 4, ये डोमेन हो गया। इसके बाद इसका रेंज क्या हो जाएगा, ज़रा समझने का प्रयास करें। मैं आपको एक बार परिभाषा बताता हूँ। यहाँ पे मैं इतनी बार यहाँ पे परिभाषाओं को आपको बता देता हूँ कि परिभाषाएं आपको सुनते सुनते ही रट लेना है। मैं कह रहा हूँ कि F1 के क्रमित युग्मों में सभी द्वितीय अवयवों, F1 के क्रमित युग्मों में सभी द्वितीय अवयवों के समुच्चय को दिए गए फलन का यहाँ पे रेंज कहते हैं, यानी कि परिसर कहते हैं। किसी दिए गए फलन f के क्रमित युग्मों में सभी द्वितीय अवयवों के समुच्चय को दिए गए फलन का रेंज कहते हैं, परिसर कहते हैं। और सभी प्रथम अवयवों के समुच्चय को फलन का डोमेन कहते हैं, प्रांत कहते हैं। रेंज ऑफ F1 यहाँ पे हो जाएगा ACCD। अब एक बात तो अच्छी तरह से आप जानते हैं कि समुच्चय के अंदर कोई भी एलिमेंट्स 2 बार नहीं लिखा जाता है। 2 बार लिखें या 1 बार लिखें, वो एक ही बार यहाँ पे काउंट किया जाएगा। अगर पूछें कि रेंज ऑफ F1 में कितने एलिमेंट्स हैं तो आप कहेंगे ACD, यानी कि 3 एलिमेंट्स। डोमेन ऑफ F1 में कितने एलिमेंट्स हैं तो आप कहेंगे 4 एलिमेंट्स। इसी प्रकार से बात आती है कोडोमेन की। कोडोमेन आप ध्यान दें,
इसको ऐसे लिखते हैं कोडोमेन ऑफ F1। तो कोडोमेन ऑफ F1, जैसे यहाँ पर मैं एक एलिमेंट A और B दो समुच्चय लिया था मैंने, तो B के जो एलिमेंट्स होंगे यानी कि सेट B वो कोडोमेन कहा जाएगा। सेट B यहाँ पे क्या होगा, कोडोमेन यानी कि सह प्रांत कहा जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं A B C D और E। आपने डोमेन ऑफ F1, रेंज ऑफ F1 और कोडोमेन ऑफ F1 इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपने प्राप्त किया है। अब कोई समस्या नहीं है आपको डोमेन, रेंज और कोडोमेन को समझने में। आपके सामने परिभाषा दिया गया है, परिभाषा के बाद नोट पॉइंट्स दिए गए हैं, नोट पॉइंट्स के बाद डोमेन, रेंज और कोडोमेन दिया गया है। इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ, शायद आपकी बुक में देख लेता हूँ, शायद अब क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। बात करेंगे विद्यार्थियों हम यहाँ पे एक्सरसाइज की 2C, चूँकि मैंने अभी आपको बताया फंक्शन के बारे में सारी जानकारी आपको दे चुका हूँ। अब सीधे आपकी जो एक्सरसाइज 2C है, ये एक्सरसाइज फिर से बता रहा हूँ आपको कि 12th के विद्यार्थियों के लिए भी है ये एक्सरसाइज। अगर आप इसको नहीं सॉल्व करेंगे तो आपको फंक्शन समझ में नहीं आएगा। तो आपको ये क्लास बहुत अच्छी तरीके से करना है, ये वीडियो आपको बहुत ईमानदारी से देखना है, चाहे 11th के विद्यार्थी हों चाहे 12th के हों। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे दिए गए हैं 7 पार्ट्स दिए गए हैं और पूछा गया है कौन कौन से संबंध फलन हैं। जैसे पहला पार्ट है 2 1 3 1 4 2, तो 2 3 4 जो 3 क्रमित युग्म है, इन तीनों के क्रमित युग्मों का जो प्रथम अवयव है वो अलग अलग है। इसका मतलब ये दिया गया जो संबंध है वो फलन है। इसका सेकंड पार्ट 2 2 2 4 3 3 4 4, इसके क्रमित युग्मों में प्रथम क्रमित युग्म देख रहा हूँ कि 2 क्रमित युग्मों का प्रथम अवयव सेम है 2 2। आप बुक आपके पास होनी चाहिए, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक आपके पास होनी चाहिए। और इसके अलावा कोई बुक और अगर आप पढ़ सकें तो बहुत अच्छी बात है, उसके भी क्वेश्चंस आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। इसके बाद तीसरा जो है 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये हम ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, यानी कि ये फंक्शन है। चौथा फंक्शन नहीं है, चूँकि यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर्स फर्स्ट एलिमेंट्स रिवाइज कर रहा है। इसी प्रकार से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आप सब देख पाएंगे, सब कुछ समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है यदि a बराबर 0 1 2 3 तो ज्ञात करो कि निम्नलिखित a से a पर फलन है या नहीं। तो फलनों को पहचानने का तरीका आपको बता चुका हूँ। a से a पर फलन होने का मतलब जो डोमेन होना चाहिए वो तो ए फिक्स है, यानी कि ए के प्रत्येक अवयव का कोई न कोई इमेज बनना आवश्यक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी प्रकार से है, ए इक्वल्स टू ए बी सी, बी इक्वल्स टू 1 2 3 4, ए से बी पर निम्नलिखित फलन है या नहीं। तो आप इनको भी सबको देख लेंगे, ये NCERT का प्रश्न है सब, और सब आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 है मान लीजिए कि n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है और n पर परिभाषित एक संबंध r इस प्रकार से है, r इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट y इक्वल्स टू 2x। एक्स वाई नेचुरल नंबर हैं, तो क्या यह संबंध एक फलन है? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, ज़रूर बताने वाला हूँ, आप ज़रा ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, f मैप्स फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर में मैपिंग है, और कहा गया है कि fx इक्वल टू 2x, यानी कि y, या फिर इसी को लिखते हैं y इक्वल्स टू 2x। यही तो लिखा है y इक्वल्स टू 2x, राइट। आप ध्यान दें। और दूसरी बात कही गई है कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में मैपिंग होने का मतलब x और y दोनों एलिमेंट्स नेचुरल नंबर के ही होने चाहिए। आप समझने का प्रयास करें बिल्कुल आसान तरीके से। ये नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर है।
नेचुरल नंबर मैं जानता हूँ कि 1 से शुरू होते हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 अप टू 1। मैं आगे भी बना सकता हूँ, लेकिन इतने ही एलिमेंट्स को यहाँ पे दिखाने से आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये दिया गया जो रिलेशन है वो फंक्शन है कि नहीं। यहाँ पे भी 1 2 3 4 लिख रहा हूँ, और आगे यहाँ तो कुछ भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। यहाँ पे 1 का इमेज अगर x इक्वल्स टू 1 रखें तो y की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल्स टू 1 इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू 2, यानी कि 1 का इमेज 2 पे बनेगा। x इक्वल्स टू 2 इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू 4, यानी कि 2 का इमेज 4 पे बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है आपको, x2 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 आएगी। x इक्वल्स टू 3 इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू 6 आएगा, यानी कि 3 का इमेज कहाँ पे बनने वाला है, 6 पर बनने वाला है। 4 का इमेज इसी प्रकार से 8 पर बनने वाला है। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि किन्हीं 2 एलिमेंट्स का इमेज यहाँ पर 1 पे नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक एलिमेंट का इमेज 2 पे नहीं बन रहा है, गलत बोल गया था मैं। 2 का इमेज 1 पे तो बन सकता है, जैसे अभी पीछे एग्जाम्पल में बता चुका हूँ मैं। तो इसका मतलब ये फंक्शन होने की दोनों शर्तों का पूर्ण रूप से सत्यापित करता है। ये एग्जाम्पल रिलेशन था, इसका मतलब ये दिया गया रिलेशन एक फंक्शन है। यहाँ पर इतना आप लोग लिखेंगे और नीचे लिखेंगे, अतः दिया गया संबंध एक फलन है। आगे बात करूँगा मैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर होगा आपके साथ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक मॉडुलस फंक्शन दिया गया है और एक दिया गया है यहाँ पे ये स्क्वायर रूट फंक्शन, यानी कि वर्गमूल फलन। तो कहा गया इनके प्रांत और परिसर बताइए। तो मैं इस क्वेश्चन को अभी रोकूंगा, क्योंकि मैंने अभी आपको मॉडुलस फंक्शन नहीं बताया है और आपकी बुक के क्रम में भी मॉडुलस फंक्शन इस एक्सरसाइज से आगे ही है। तो जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ उनको मैं बाद में बताऊँगा, उनको सही क्रम से बताऊँगा। ये बुक में थोड़ा सा समस्याएं आती हैं कई बार। आगे बढ़ेंगे हम लोग। fx की वैल्यू दी गई है, उसके बाद कहा गया है हमसे fx की वैल्यू दी गई है तो f1 f-1 ये सारी वैल्यूज़ आपको कैलकुलेट करनी है। तो विद्यार्थियों को यहाँ पे बता दे रहा हूँ फ़िलहाल f1, एक आध सवाल ऐसा कुछ बता देता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 ऐसे ही क्वेश्चन लगातार हैं, 6 7 8 9 तक। कोई एक क्वेश्चन में से मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान दें। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, 6 fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। क्वेश्चन नंबर 6 है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। जो भी हो, मैं यहाँ पे दोबारा नहीं चेक कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपके इस प्रकार से हैं, जैसे कह दिया जाए कि भाई f0 की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो f0 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर ये हो जाएगा 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 6, यानी कि f0 की वैल्यू कितने हो गई, 6। यही रिजल्ट हो जाएगा। अगर कहा जाए कि और आप f2 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो f2 का मतलब x इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर 2 की पावर 2 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 2 हो जाएगा प्लस 6, यानी कि ये हो जाएगा 2 की पावर 2 का मतलब 4 माइनस 8 प्लस 6, ये हो जाएगा 2। तो ऐसे क्वेश्चन लगातार 3-4 क्वेश्चन आपकी बुक में है, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा अगले क्वेश्चंस की ओर। और क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। कहा गया है कि सेट ए दिया गया है -2 -1 0 1 2। f मैप्स फ्रॉम a टू r। a टू r का मतलब a, सेट a से रियल नंबर पर हो सकता है। यहाँ पे दिया तो नहीं गया है कि r का मतलब रियल नंबर है, लेकिन अगर नहीं दिया गया है तो हम r को रियल नंबर ही कंसीडर करेंगे।
जहाँ f(x) बराबर x स्क्वायर प्लस 1 में परिभाषित है तो f का परिसर ज्ञात कीजिए। f का डोमेन और रेंज हम सब कुछ निकाल लेंगे बहुत आसान तरीके से। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए यहाँ पे जगह हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक सेट ए दिया गया है -2, -1, 0, 1 और 2, ये सेट ए दिया गया है और f(x) इक्वल टू दिया गया है x स्क्वायर प्लस 1 और f मैप्स फ्रॉम a टू r। a से रियल नंबर पर एक फंक्शन यहाँ पे बनाया गया है। पूछा गया है कि बताइए फंक्शन की दोनों शर्तों को पूरा करता है कि नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास था ये 10 नंबर, बिल्कुल सही है। f का परिसर ज्ञात करना है। चलिए भाई, f का परिसर ज्ञात करने के लिए यहाँ पे मैं देखूँगा सबसे पहले तो मैं यहाँ पर वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग, या फिर वेन डायग्राम का मतलब यहाँ पे एरो डायग्राम से होता है। एरो डायग्राम आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये रियल नंबर है और ये सेट A है। A से R पे एक मैपिंग यहाँ पे F दी गई है। आप देखें सेट A में -2, -1, 0, 1 और 2 हैं। अगर x की जगह पे -2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 रिजल्ट आएगा, यानी कि -2 का इमेज 5 पे बनेगा। यहाँ पे रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स तो आप जानते हैं कि क्या होते हैं रियल नंबर्स, मैं बता भी चुका हूँ जब मैं सेट्स पढ़ा रहा था। माइनस प्लस सारी संख्याएं, रूट की संख्याएं, बटे की संख्याएं, सभी संख्याएं इसमें आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पे सभी संख्याएं मुझे नहीं पूछी गई हैं, मुझसे केवल जिस पे इमेज बनेगा केवल वो संख्याएं पूछी गई हैं। -1 का इमेज आप देख रहे हैं 2 पे बनेगा। 0 का इमेज आप देख रहे हैं 1 पे बनेगा। उसके बाद 1 का इमेज फिर से आप देख रहे हैं 1 रखेंगे तो 2 मिलेगा, यानी कि 1 का इमेज फिर से यहाँ पे 2 पे मिलने वाला है। और 2 का इमेज फिर से देख रहा हूँ कि 5 पे फिर से मिलने वाला है। तो इस प्रकार से इसका जो रेंज हो जाएगा, रेंज का मतलब अगर इनके ऑर्डर्ड पेयर्स आप लिखेंगे, समझने का प्रयास करें। f इक्वल्स टू यहाँ पे जो लिखा जाएगा ऑर्डर्ड पेयर -2, 5, -1 और ये हो जाएगा 2, -1, 2। फिर उसके बाद हो जाएगा 0, 1, देख रहे हैं ना 0 का 1 पे इमेज है। फिर देख रहा हूँ कि 1 का इमेज फिर से कहाँ पे बना है, 2 पे बना है। 1 का इमेज है और 2 का इमेज फिर से देख रहा हूँ कि किस पे बनाया गया है, 5 पे बनाया गया है। तो यहाँ पर जो डोमेन होता है वो तो फर्स्ट एलिमेंट लिए जाते हैं, लेकिन जो रेंज होता है वो सेकेंड एलिमेंट, यानी कि 5, 2, 1, 2, 5 फिर से आता है। तो कुल मिला के 5 to 1 जो है कि इसका रेंज हो जाएगा, जो यहाँ भी आपको दिखाया जा चुका है। आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करने वाला हूँ। अगले वीडियो में जब बात करूँगा तो विद्यार्थियों से मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग इसके बचे हुए क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और बताएंगे। जो क्वेश्चन प्रॉब्लम करने वाले होंगे उनको आप हमसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बचे हुए क्वेश्चंस और जो भी आपकी बुक में 2-3 प्रकार के फंक्शंस दिए गए हैं उन पे भी डिस्कशन करने वाला हूँ। थैंक यू।